बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप अपने टाइप का बनाइए जो आपको ठीक लगे, वो मेरे देखिए हिसाब से वो सही यहाँ रहेगा। पे आपको दिख रहा होगा, दोनों दिख रहा है, राइट हैंड टर्न आउट भी दिख रहा है, लेफ्ट हैंड टर्न आउट भी दिख रहा है। देखिए आपको क्लियर दिख हो जाएगा, राइट हैंड टर्न आउट में देखिए राइट साइड टर्न हो रहा है, लेफ्ट साइड में, यानी कि आपको पॉइंट के फेसिंग तरफ आपको खड़ा होना है, और आपको पॉइंट देखना है कि लेफ्ट साइड टर्न ले रहा है कि राइट साइड ले रहा है टर्न। सिंपल सा है, बस जस्ट जिधर टर्न होगा उसको राइट या लेफ्ट बोला जाएगा। ये डायग्राम से क्लियर है ना? सर डायग्राम अभी नहीं दिख रहा है सर। डायग्राम नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं लेफ्ट टाइप ऑफ। एक मिनट, दिखा? यस सर। यस सर। और एक डायग्राम ये है, यहाँ पे तो मैंने दिखाया था आपको, ये तो आपने देखा था। यहाँ पे देखिए यस सर। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का क्लियर दिख रहा है। जहाँ पे डाइवर्सन, यानी कि आपको मेन लाइन की तरफ खड़ा होना है, पॉइंट आपको फेसिंग पॉइंट की तरफ खड़ा होना है और देखना है कि हमारा डाइवर्जन किधर हो रहा है। तो आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं कि ये राइट साइड ले रहा है टर्न, तो इसलिए राइट हैंड टर्न आउट बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरी पिक्चर में देखिए लेफ्ट हैंड टर्न की तरफ है। तो जो इंडियन रेलवे में क्या है कि दो तरह की इंटरलॉकिंग है, दो बोलेंगे, हाँ, दो या तीन तरह के बोले, ब्रिटिश आ हो गया, उसके बाद सीमेंस आरआरआई हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग, तीन तरह की है। तो जो ब्रिटिश आरआरआई में क्या होता है कि दोनों पॉइंट मशीन लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ में ही चलती है, दोनों ऑपरेट होगा साथ में, ए एंड बी होगा और बी एंड बी होगा, साथ में ऑपरेट होता है। लेकिन सीमेंस इंटरलॉकिंग में अगर आप जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड टर्न आउट में पॉइंट अलग अलग ऑपरेट होती है। जैसे अगर लेफ्ट हैंड टर्न आउट है तो पहले कौन सा ऑपरेट होगा? पहले होगा, अगर आप नॉर्मल से रिवर्स कर रहे हैं तो बी एंड होगा, और फिर पॉइंट ए एंड होता है। और राइट हैंड टर्न आउट में इसका ऑपोजिट हो जाता है, पहले ए एंड होगा फिर बी एंड होगा। तो ये सीमेंस इंटरलॉकिंग में है। तो इंडियन रेलवे में तीन तरह की इंटरलॉकिंग है, ब्रिटिश आरआरआई है, सीमेंस आरआरआई है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग है। लेकिन आपके यहाँ कैसे है, कैसे ऑपरेट होता है? दोनों साथ में ऑपरेट होते हैं कि दोनों अलग अलग? साथ में होते हैं। साथ में साथ सर। यस, ईआई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है सर। इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो ईआई में भी सब साथ में ही ऑपरेट होते हैं, दोनों ए एंड बी एंड साथ में ऑपरेट होते हैं। सिर्फ सीमेंस में क्या है कि टर्नआउट के अनुसार इसका सर्किट भी चेंज हो जाता है और आपकी ऑपरेशन भी अलग अलग हो जाती है। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में हमारी मेंटेनेंस क्या होगी? आप बताइए, हमारी मेंटेनेंस क्या होगी? लुब्रिकेशन होता है सर, हमारे मेंटेनेंस में आता है, गेज टेस्टिंग आती है। गेज टेस्टिंग और कैसे करते हैं? गेज सर 1.25 और 1.6, 3.25 और 5.00। 1.6 to 3.255। सर एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन था गेज को लेके सर। हाँ जी, मैं फर्स्ट डे सर, हमारे यहाँ गेज टेस्ट क्या होता है कि 2 mm और 5 mm करके दिया गया है, एलस्टॉम के द्वारा दिया गया है सर। वो स्टार्टिंग से ही 2 mm और 5 mm का ही गेज टेस्ट हो रहा है। नहीं और नहीं जब 1 मिनट विकास जी बात पूरी कर लेनी फिर वक्त। फिर सर मैं मतलब जब स्टार्टिंग में यहाँ आया तो 1.6 और ये 3.4 का मतलब जिक्र आया सर। तो मैं स्टेशन गया और बात की इसके रिगार्डिंग, तो नहीं, हमारे यहाँ पे तो ऐसे 2 mm और 5 mm का ही हो रहा है सर गेज टेस्ट। अच्छा, लेकिन गेज के तीन तीन टाइप दिए हुए हैं, 2 का है, 3 का है और 5 का है। नहीं वो नहीं, 2 का नहीं होगा 3.5 सर, है, 2 और 1.6 ही 3.5। सर, वो 1.6 ही होगा सर, 1.6 को अरे ही नहीं, अगर नहीं, दो नहीं, हम बोल हम लोग दिए। वो मेजर स्टैंडर्ड किए गेज हुए है, हैं। अरे एलस्टॉम के विकास द्वारा जी बनाए। होने वाली बात हम लोग नहीं है, मेजर किए, एकदम आप तो स्टैंडर्ड बात बात को कीजिए कि मानते नहीं, है या कहते नहीं तो है। मेजर है ना। देखिए इंडियन रेलवे में जो है अभी एक नया सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल आया है, ठीक है? तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 mm की बात की गई है कि 5 mm के बिट को टेस्ट करना है। और एक है 1.75, जिसे कि को गेज बोलते हैं, कि उसमें है कि आपका लॉक तो एंटर हो जाता है, लेकिन डिटेक्शन इंडिकेशन जस्ट नहीं है। इंडिकेशन जस्ट मेक रहेगा, इंडिकेशन जस्ट मेक रहेगा।
तो जो नया तो सर हमारा, शायद यही वाला होगा उनके पास, मैं उसका एक जो 5 और 2 5 और 1.75 होगा। जो सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल है उसका मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में उसको भी दिखाऊंगा। लेकिन हम टेस्ट क्यों करते हैं 5 mm बिट से? टेस्ट करने के पीछे मकसद क्या है? क्यों टेस्ट करते हैं 5 mm से? 5 सर वो mm में 5 जैसे mm में हमारा फेल होना चाहिए सर। तो अगर गैप अगर हाँ, 5 mm फेल का होना है चाहिए। तो अगर वो डिटेक्शन मेक दिखाएगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाएंगे सर। नहीं, यदि 5 कोई mm ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो फिर वो लॉक नहीं होगा। लॉकिंग में रोकने के लिए हम 5 mm का टेस्ट करते हैं। हाँ, वही लॉकिंग क्यों रोकते हैं? अगर नहीं रोके तो क्या होगा? बाई चांस कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है सर हमारे, बाई चांस अगर ऑब्स्ट्रक्शन जिसका मान के चलिए 5 mm का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हमारे उसमें आता है, या फिर फोर्स अगर हमारा SSD पर्याप्त फोर्स नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि सर जो टंग रेल होता है वो बैक मारती है। अगर वो बैक मारने पे उसका बीच का गैप अगर 5 mm से ज्यादा जाता है, तो मतलब अगर कुल मिला के इंडिकेशन मेक हो गया है, तो वो ट्रॉली को वही होगा ना सर, ट्रॉली को हैंगिंग रखने के लिए तो वो टेस्ट किया जाता है क्योंकि इस कंडीशन में अगर बीच के गैप आता है तो हमारा ट्रॉली ड्रॉप नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, पॉइंट सेट एंड लॉक नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो हम 5 mm का टेस्ट करते हैं कि अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि अगर उसमें 5 mm का गैप आ जाता है किसी वजह से, हमने तो बिट रखा, टेस्ट बिट रखा, इसलिए अभी 5 mm पे ऑब्स्ट्रक्शन आया। ये वो फोर्स की वजह से भी आ सकता है, कोई हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन आता है, बहुत टाइप के ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। कई बार आप देखे होंगे, आपने अभी शायद नहीं देखा होगा, ट्रैक में चूहे आते हैं, तो चूहे पॉइंट और स्विच और स्टॉक रेल के बीच में आके फंस जाता है, जी जी और चूहा आने से गैप हो जाएगा 5 mm का। अगर मान जी, लीजिए मर भी जाएगा तब भी हो जाता है, हो गया, या फिर मर भी जाएगा ना चूहा तो भी हो जाएगा। हाँ, चूहा मर भी जाएगा, मर जाएगा तो गैप रहेगा अगर मोटा चूहा है तो। या फिर हो सकता है कि रनिंग में कोई पत्थर वगैरह ही आ गया, या कोई बच्चों ने या मिसक्रिएंट एक्टिविटीज किसने पत्थर ही डाल दिया। जी मान लिया स्विच हमारा ओपन कंडीशन में था, उस समय पत्थर किसी ने डाल दिया, जब पॉइंट ऑपरेट किए तो 5 mm के गैप पे हमारा इंडिकेशन आ गया। तो क्या होगा, जो हमारा व्हील का फ्लेंज है, व्हील का फ्लेंज क्या है, उस गैप में एंटर कर जाएगा और गाड़ी को डिरेल होने की संभावना बढ़ जाती है। गाड़ी के डिरेल होने का मतलब तो जानते होंगे क्या होता है डिरेलमेंट? जी, पहिया उतर जाना एक टाइप हाँ, से। पहिया उतरना। सर हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे एक रेलवे रिटायर है, तो वो बताते हैं कि अगर डिरेलमेंट होता है पॉइंट एंड के पास, तो सिर्फ हमारा 5 mm टेस्ट ही चेक किया जाता है। नहीं, उसमें कई चीजें, ये हाँ ये तो है ही, 5 mm का टेस्ट किया जाता है, लेकिन उसमें कई चीजें और हैं जो चेक की जाती हैं। और बताइए, फिर मैं बताता हूँ। और तो नहीं पता है सर। और नहीं पता, ठीक है। तो देखिए, पॉइंट 5 mm का टेस्ट करते हैं, उसके साथ में हमारी रॉडिंग की कनेक्शन प्रॉपर थी कि नहीं थी। उसके बाद उसमें जो एक आपने देखा होगा स्प्लिट पिन लगा रहता है, जी, स्प्लिट पिन लगा होता है। स्प्लिट पिन था कि नहीं था, जी या फिर क्या उस पॉइंट मेंटेनेंस पे पहले कोई ये से मेंटेनेंस कर रहा था कि नहीं कर रहा था। डायरी चेक करते होंगे सर, हाँ, जो फर्स्ट मेंटेनेंस डायरी होती होगी। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि स्टेशन मास्टर रूम में जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या ईएसएम ने या उसके सिग्नल इंस्पेक्टर ने वहां पे कनेक्शन पुट अप कर रखा था या ऐसे ही मेंटेनेंस कर रखे थे। तो कुछ तो रिकॉर्ड होगा, अगर पॉइंट मेंटेनेंस कर रहे होंगे तो कुछ तो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बिना रिकॉर्ड के ये मेंटेनेंस नहीं कर सकता। मेंटेनेंस करना है उसके लिए भी उसको मेमो देना पड़ता है कि मैं मेंटेनेंस करने जा रहा हूँ, या अगर डिस्कनेक्शन करना है तो उसके लिए भी उसको मेमो देना पड़ेगा कि मैं डिस्कनेक्शन करने जा रहा हूँ। अगर मान ली ये दोनों चीजें नहीं मिली, पॉइंट क्रॉसिंग पे ना ईएसएम काम कर रहा था, ना पीडब्ल्यूआई स्टाफ, पीडब्ल्यूआई भी काम करेगा, वो भी मेमो देगा। लेकिन कई जगह क्या होता है कि पीडब्ल्यूआई विदाउट मेमो वहां पे अपनी मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन फिर हम भी तो सर डेली बेसिस पे मेमो देते हैं सर। हाँ, डेली बेसिस पे बिल्कुल जी, प्रोसीजर मेमो यही है। देते हैं और P2 के लिए डिस्कनेक्शन लेते हैं सर। हाँ, अगर कोई गियर डिस्कनेक्शन करना है, यानी बिना डिस्कनेक्ट करके नहीं पॉसिबल है, तो हमें डिस्कनेक्शन देना अनिवार्य है। जी, P2 के लिए करना पड़ता है। हाँ जी।
तो ये चीजें हो गई। उसके बाद में डाटा लॉगर हमारे पास है। डाटा लॉगर पूरा हमने एक दिन डिस्कस किया था कि डाटा लॉगर क्या होता है, पूरा डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो ज्यादा अभी नहीं बात करता डाटा लॉगर के। तो एक जस्ट एक बता दो आपको डाटा लॉगर होता क्या है। डाटा लॉगर एक इक्विपमेंट जो है, जैसे कि आपने एरोप्लेन में सुना होगा कि एक ब्लैक बॉक्स होता है ना? जी, ब्लैक बॉक्स होता है। तो डाटा लॉगर जो है सिग्नलिंग डिपार्टमेंट का एक ब्लैक बॉक्स ही है। उसको बिल्कुल अगर कंपेयर किया जाए तो एरोप्लेन में जो ब्लैक बॉक्स है बिल्कुल एज इट इज हमारा रेलवे सिग्नलिंग में वो ब्लैक बॉक्स का काम करता है। उस दिन आप लोग कर रहे थे कि मेंटेनेंस टर्म में एमटी लगा हुआ है, तो एमटी जो लगा हुआ है आपका ईआई से कनेक्टेड है, ठीक है? तो ईआई में जो भी इंफॉर्मेशन आएगा एमटी के थ्रू आप देख सकते हैं। ये जो डाटा लॉगर है, रेलवे बोर्ड का आदेश है कि जो भी स्टेशन बनेंगी उसमें डाटा लॉगर का इस्तेमाल किया जाएगा, इंस्टॉलेशन किया जाएगा। और ये डाटा लॉगर क्या करता है, आपके हर मतलब सेकंड का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। जैसे कि जो डिजिटल इनपुट्स होते हैं और एनालॉग इनपुट्स देते हैं, तो जो डाटा लॉगर है हम रेलवे सिग्नलिंग का कैसे ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी कि रेलवे सिग्नलिंग जो है, सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी रिले रूम में जो भी रिलेज लगा है वो रिलेज की कंडीशन डाटा लॉगर रिकॉर्ड करता है। और जो भी एनालॉग क्या बोलते हैं, जो पावर सप्लाई होती है वो एनालॉग सप्लाई बोलते हैं। तो ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेता है। कैसे रिकॉर्ड कर लेता है, वो जो डिजिटल इनपुट है उसको 16 मिली सेकेंड में एक बार स्कैन करता है और वो रिले की कंडीशन नोट करता है कि 16 मिली सेकेंड में ये रिले का क्या कंडीशन था। उसी तरह से एनालॉग जो है, एनालॉग सप्लाई है, यानी कि जो आपकी 230 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये सब एनालॉग सप्लाई में आती है। और रिले का कॉन्टैक्ट जो होता है, एक मिनट कॉल आ रहा है। हेलो, नमस्ते। तो अवस्थी सर का नंबर है, वो आप लोग का कौन कोर्स लेंगे? अवस्थी सर, मैं आप लोगों को क्लास आफ्टरनून में लूंगा। ज्वाइन नहीं हुआ? एक मिनट, नंबर नोट कर लीजिए। नाइन 971763 971763 9871 1। ये अवस्थी सर का नंबर है, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। 63 9871। ठीक। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? जी सर। यस सर। तो मैं बोल रहा था कि जो डाटा लॉगर है पूरी इंफॉर्मेशन लेता है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज होगी, जो भी एक्टिविटीज, यानी फील्ड में आपने पॉइंट ऑपरेट किया, तो पॉइंट ऑपरेट किया तो रिले रूम में रिलेज ऑपरेट होंगी। कौन सी रिले है? और पॉइंट नॉर्मल है तो NWKR, रिवर्स हुआ तो RWKR। आपके यहाँ कौन सी रिले है, फाइनल रिले? यही है सर, NWR और PWR। ठीक है, तो ये रिलेज कंडीशन डाटा लॉगर रिकॉर्ड कर लेता है। तो जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या है, पहले डाटा लॉगर में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे कि पॉइंट की क्या कंडीशन थी। फिर एक क्या होता है कि ऐसा तो नहीं था कि पॉइंट जो था हमारा, गाड़ी खड़ी थी और उस दौरान पॉइंट ऑपरेट हो गया, यानी कि पॉइंट ऑपरेशन अंडर द व्हील। तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि आपके पॉइंट पोर्शन पे गाड़ी खड़ी है और पॉइंट ऑपरेट हो गया, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑपरेशन अंडर द व्हील। तो ये सर ये पॉइंट ऑपरेशन अंडर द व्हील, ये तो पॉसिबल नहीं है ना EI में। देखिए, पॉसिबल हर एक में है, पॉसिबल नहीं, हर एक में है। अब कैसे है, EBPU के थ्रू पॉसिबल है। अब कैसे है मैं बताता हूँ। देखिए, मान लिया कि कोई आपका ट्रैक फेल हो गया, जी जी, कोई ट्रैक फेल हो गया, जहाँ पे ट्रैक सर्विस है वहाँ पे ट्रैक, या जहाँ पे आपकी MSDAC है
वहां पे MSDAC है। तो मान लीजिए जहां पे ट्रैक सर्किट फेल हुआ है, ठीक है, ट्रैक सर्किट फेल हुआ है, तो पॉइंट कब ऑपरेट होता है? जब ट्रैक सर्किट क्लियर होगा तभी तो पॉइंट ऑपरेट होगा, है ना। DI में ऑपरेट वैसे सेम होगा, या फिर आपका सीमेंस है चाहे ब्रिटिश RRI है, तो हर एक में पॉइंट तभी ऑपरेट हो पाएगा जब आपका ट्रैक पोर्शन क्लियर हो। अब मान लिया किसी वजह से ट्रैक पोर्शन यानी कि ट्रैक सर्किट हमारा फेल हो गया, ट्रैक सर्किट फेल हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होने पे संभावना होती है कि टेक्नीशियंस उसको बाईपास कर देते हैं। संभावना होती है कि टेक्नीशियन उस ट्रैक को बाईपास कर दिए, यानी कि ट्रैक फेल कंडीशन में था और उन्होंने रिलेज को डायरेक्टली पिकअप करा दिया, या फिर उसको बोलेंगे कि फॉल्स, डायरेक्टली ना बोल करके पिकअप करा दिया, इसको हम बोलेंगे कि फॉल्स फीड। अगर मान लिया फॉल्स फीड से आपका ट्रैक रिले पिकअप हो गया जी, तो जब अब गाड़ी आई और उस समय वो ट्रैक रिले जो है पिकअप कंडीशन में है, यानी कि जो सप्लाई दी गई थी वो निकालना भूल गया, क्योंकि जो फॉल्स सप्लाई दी थी वो किसी रूट अलग माध्यम से दी गई, आपको फेल होगा नहीं, उसको निकालना पड़ेगा तब तो फेल होगा। तो वो ट्रैक सर्किट को फेल करना भूल गए जब गाड़ी उसके ऊपर आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका व्हील पॉइंट के ऊपर है, पॉइंट का ट्रैक सर्किट क्लियर है, तो उस समय पॉइंट ऑपरेट होने की संभावना हो जाती है और पॉइंट अंडर व्हील ऑपरेट भी हो सकता है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, जब पॉइंट जोन का कोई ट्रैक फेल हो जाता है, हाँ जी, तो हम लोग को तो सर प्रैक्टिस अभी ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 245 BXT कोई ट्रैक है वो फेल हो गया, हाँ जी, मतलब गाड़ी वहां पे कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट हुआ, उस वजह से वो ट्रैक फेल हो गया, गाड़ी निकल गई, वो ट्रैक रेड ही रह गया। अब उसको हम क्लियर डमी व्हील से क्लियर कराने की यहाँ पे परमिशन नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो सेंसर है, कॉमन सेंसर है, उसका लिंक हटाते हैं पहले, मतलब उसका जो सप्लाई जा रहा है 24 उसको हटाते हैं, देन उसको वापस जोड़ते हैं, तो उसके साथ कोई एक उसका सीरीज सर्किट जो होता है दूसरा वाला वो ही फेल हो जाता है, फिर LVR देके उसको क्लियर करा देते हैं। तो ये प्रैक्टिस सही है या गलत है? गलत है। तो देखिए कोई भी एक्ट, वॉट एवर एक्ट यू आर डूइंग विच इज डाइवर्टेड फ्रॉम मेन पॉइंट, मतलब आपका जो रूल के हिसाब से हट के हमने काम किया, ये रूल में कहीं भी नहीं रहेगा कि आप इस तरह से काम करें। तो जो भी ये तो नहीं है सर। जो भी कार रूल से हट के वो गड़बड़ है और वो अनसेफ कंडीशन कभी भी क्रिएट कर सकता है। तो EDFC में ऐसा नहीं है सर। हाँ जी, सर EDFC में यहाँ EDFC ऐसा में नहीं करते। एक LV दिया गया है, लाइन वेरिफिकेशन बॉक्स। अच्छा, डायरेक्ट LP देने पे मेरा पॉइंट जोन का ट्रैक क्लियर हो जाता है, वहां पे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ना कोई एक्स्ट्रा फेल भी होगा। नहीं, अगर LVR से और क्लियर मेन तब नहीं, लाइन का ट्रैक है अगर, मेरी बात सुनिए, LVR से जब क्लियर नहीं होता है उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ क्लियर हो जाता है। क्लियर। अरे नहीं, देखिए नहीं भी होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर तो हमारा फिर मेन विकास लाइन जी का फिर ट्रैक नेक्स्ट है स्टेप में कुछ तो इसको करेंगे। तो रीजन देखते हैं, पहले रीजन देखते हैं क्या रीजन है, तभी तो ऐसे ही थोड़ी ना हम उसको तार को वार को ब्रेक कर देंगे। जब तक रीजन नहीं देखते तब तक वो हटाते नहीं है। पार्शियल ट्रेवल्स में ये करना पड़ता है, कई बार वायर ब्रेक भी दिखाता है, जो कि वायर पार्शियल ट्रैवर्सिंग में ऐसा नहीं करना है। तो आप पार्शियल ट्रैवर्सिंग में भी LV देके क्लियर हो गया, हो जाता है। अरे नहीं, अगर नहीं मैं होता, आपको बताता हूँ, अगर वो मेन लाइन का ट्रैक रहता है, अलग रहता है। विकास जी, अगर वो मेन लाइन का ट्रैक रहता है तो वो प्रिपेट्री में जाता है, और वो जो कि ट्रेन से क्लियर होता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। अरे संजय जी प्रिपेट्री में भी तभी जाता है जब वो LVR लेता है। LVR नहीं विकास जी आपके कहने का मतलब हुआ है ना, तो उस समय हम लोग कार्ड रीसेट कर लेते हैं। कार्ड रीसेट कीजिए, वायर को हट नहीं हटाइए, आपका कोई ट्रैक फेल नहीं होगा, सिर्फ वही ट्रैक फेल होगा जो पहले से था। अरे हाँ, ये चीज भी एक होता है। उसके लिए SCR नहीं खोल सकते ना।
इतने छोटे कंपनी। एसीआर क्यों खोलना है? एसीआर सब हर एक चीज कोई तो इससे भी तो हमारा कनेक्टेड है ना, क्या बोलते आरएच हैं ना, एलएस से भी तो, भले आरएस से भी तो है। और वो प्रोसेस गलत है। अगर मान लीजिए कि आपका लाइन लग गया, ठीक से आप वहां पे नहीं उसको इंजर्ट कर पाए, तो फिर तो वहां पे गलत हो जाएगी ना। बार बार वहां पे वाइड ब्रेक देख, बार बार आपका ट्रैक फेल होगा। नहीं, ये इसलिए होता है ना कि आपका कुछ काउंट उसमें पड़ा रह जाता है, मतलब मिसकाउंट कर दिया जाता है, तब वो एलवी से रीसेट नहीं होता है। तब वैसे उस कार्ड समय को निकाल के, हाँ, वो प्रोसेस सही होता है। लेकिन कार्ड भी तभी निकाल सकते हैं जब गाड़ी ना हो। ठीक, सर को बताइए, सर को बताने दीजिए। ठीक ठीक, ओके ओके। हाँ जी, तो देखिए जहां पे आपका एलवी लगा हुआ है तो वो तो नॉर्मल कंडीशन ही है, इसीलिए एलवी दिया हुआ है कि जहां पे पॉसिबिलिटी है एलवी से हो जाएगा। लेकिन अदर देन एलवी यानी कि जो भी कार्ड निकाल करके आप जो भी बाईपास करते हो वो तो गलत ही है ना। और सर जब कार्ड निकालते हैं तो बाईपास नहीं होता है, हम लोग को वायर नहीं निकालना है, बस कार्ड निकाल सकते हैं। अरे रवि जी, कार्ड निकालना भी अनसेफ ही है। अनसेफ ही है नहीं, क्योंकि नहीं है कार्ड ये निकालना आपने और उससे, लिंक निकालने में क्या अंतर है? नहीं 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 नहीं, कार्ड सिर्फ प्रॉपर उसी के लिए है जिस ट्रैक के लिए आप जा रहे हैं। आप पूरा, अब एक मान लीजिए हर एक कार्ड का हर एक डीपी के लिए अलग अलग है। जिस डीपी पे आपका पार्शियल ट्रैवर्सिंग हो रहा है, बस उसी डीपी का निकालिए। हर एक डीपी का अलग कार्ड होता है। हाँ, हर डीपी का अलग अलग कार्ड होगा। हाँ, तो उस कार्ड को निकाल सकते हैं, वो सेफ है। और यही है रूल में कि हम किसी वायर को नहीं हटा सकते। अगर वायर को हटाएंगे तो वो वायर अदर ट्रैक को भी फेल कर सकता है। सिर्फ इसलिए मैं उस डीपी को निकाला जाता है, जिससे हमारा ट्रैक फेल सिर्फ वही वाला रहेगा और मेरा कार्ड भी रिसेट हो जाएगा और आराम से हम लोग एल भी रिसीव कर सकते हैं। अभी जो मिसकाउंट सेल मेक का जो आया है MSDAC, उसमें अगर कोई आपका एक ट्रैक फेल हो जाता है, यानी एक डीपी अगर कोई फेल हो जाता है, तो आप उसको किसी भी तरह से बाईपास नहीं कर सकते जब तक कि आपका स्टार्टिंग एक से लेकर लास्ट तक उस रूट का जो जितना भी ट्रैक डीपीज है वो क्लियर नहीं होता है, यानी कि प्रॉपर वे में नहीं जाएगा, क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो कंपनीज टू कंपनीज थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ सेल मेक का जो MSDAC है उसमें ये कंडीशन है। आपके यहाँ कौन सा फ्रस्चर का है? हाँ सर, फ्रेशर का। यस सर। एक्चुअली सर मिसकाउंट पड़ा रह जाता है ना, तो किसी किसी चीज में उसी कंडीशन में ऐसा होता है, नहीं तो अक्सर ले ही लेता है एलपी। अच्छा, हाँ, मिसकाउंटिंग में है कि वो रीड करता है कि मतलब व्हील आई नहीं है। मिसकाउंटिंग में ऐसा होता है कि मतलब कि लास्ट व्हील वो पास नहीं किया, ऐसा करके कम काउंट हो गया, ऐसा करके आ जाता है। एक दो काउंट उसमें व्हील का पड़ा रह जाता है। ऐसा होता है। मिसकाउंट का रीजन क्या है बताइए? मिसकाउंट का ऐसा रीजन है, कभी कभी हमारा जो, अगर हमारा वो व्हील्स है ना, अगर रुक जाती है सेंसर के ऊपर, तो वो काउंट नहीं कर पाता है थोड़ी देर के लिए। वो कुछ सेकंड का टाइम है, उतने 2-3 सेकंड। क्या सर? हेलो, हाँ, एक कारण ये हो गया, और क्या कारण है? मैं बताऊं सर? सर हाँ रूल जी। बैक भी होता है ना, ट्रेन रूल बैक हो जाता है ना, स्टॉप करने के बाद पीछे हटकर अब फिर से मूवमेंट करते हैं ना सर, उस टाइम पे भी आ जाता है ये। हाँ, ट्रेन पोस्ट बैक होता है और जब सेंटिंग कराता है सर स्टेशन मास्टर, हाँ, तब उस कंडीशन में जब कपलिंग कराते हैं, तब उस कंडीशन में भी बार बार व्हील आगे पीछे, अगर हमारा जो ट्रैक है मतलब सेंसर है उसी के दायरे में आता है, तब उस कंडीशन में भी ये पार्शियल ट्रैवलिंग दिखाता है। खासतौर पे सेंटिंग और पुश बैक की कंडीशन में ये फेलियर ज्यादा आते हैं। हाँ, इस कंडीशन में और भी कंडीशन है, और क्या कंडीशन है तो मैं practical हाँ, और कोई सर वैसा मूवमेंट हो जाता है, जैसे कुछ भी किसी ने उसके ऊपर कोई मैकेनिकल चीज जैसे चला दिया, कोई ट्रॉली चला दी, और क्या बोलते हैं उसको, अनऑथराइज्ड व्हीकल जो होता है, ट्रॉली को तो सप्रेस कर देता है ना वो। नॉन स्टैंडर्ड व्हीकल जो होता है ना सर, हाँ, नॉन स्टैंडर्ड व्हीकल्स जो होते हैं इन सब से भी होगा। और है, अगर आपका पर्टिकुलर ट्रैक जहाँ पे आपका डिवाइस फिक्स किया हुआ है वहां पे स्लीपर की पैकिंग अगर पुअर होती है तो उस कंडीशन में भी मिसकाउंट मिलेगा। पहला डिस्काउंटिंग उस समय लेगा, सेंसर का नट बोल्ट ढीला रहने पर भी होता है। हाँ, उसका नट बोल्ट ढीला उस कंडीशन में भी होगा। या फिर आपका फ्लक्स जो है ये कैसे काम करता है, फ्लक्स के ऊपर
ऊपर काम करता है, ट्रांसमिट किया, रिसीवर रिसीव किया, तो फ्लक्स अगर प्रॉपर वे में मिल नहीं रही है या प्रॉपर वे में कट नहीं रही है, तो उस कंडीशन में यानी कि जितना फ्लक्स को काटना चाहिए वो पूरा नहीं कट रहा है, यानी कि ऐसे भी कंडीशन में वो रीड कर रहा है, रिसीवर रीड कर दे रहा है। सर ये फ्लक्स को कट करता है कि फ्लक्चुएट करता है? देखिए अलग अलग देखिए यानी कट इस तरह से नहीं करता है, सर्किट बोलेंगे इसको क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, फ्लक्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। हाँ, कॉम्पैक्ट जी। जैसे ट्रांसमीटर से आप रिसीवर से जा रही है फ्लक्स, तो क्या है कि ये पूरी हवा में जा रही है और बीच में जैसे ही मेटल पार्ट जाता है, यानी कि रेल का व्हील पास किया, यानी कि जो भी मेटेलिक पार्ट, तो वो मेटेलिक पार्ट क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा आपकी फ्लक्स को रिसीवर तक पहुंचने में। तो उस दौरान क्या फ्लक्स को आपको कम कर देता है, पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है। जी वही उसका मतलब एक टाइप का फ्लक्चुएशन ही करता है ना सर, जैसे हमारा एक टाइप से सर ये जो व्हील होता है वो हमारा रॉड का काम करता है, बार का। हाँ बिल्कुल। और जो हमारा सेंसर होता है वो कॉइल होती है। कॉइल होती तो है। जैसे एक कॉइल के ऊपर से हमारा कोई बार जाता है, या क्या बोलते हैं उसको, फेराडे लॉस में होता है ना सर, जो छड़ और चुंबक, हाँ वही बार और कॉइल। तो जब ये मतलब जैसे ही ये व्हील उससे होकर गुजरता है, तो जो सेंसर होता है इसके फ्लक्स में सर चेंजमेंट आता है, ये कट नहीं होता है। इसका फ्लक्स जो होता है सर साइनोसाइडल वेव पे चलता है। हाँ तो ये थोड़ा सा क्या है कि जी अलग अलग जी एक्सेल काउंटर के साथ में अलग अलग है। कुछ में क्या है कि फ्लक्स को आपको जी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा यानी कट करेगा, और कुछ में क्या है कि फेस को चेंज कर देता है। जी फेस को चेंज करता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस कर देता है ना। जी फेस जी चेंज हो जाता है। तो अलग अलग सिस्टम प्रोसेसर में क्या है, फेस चेंज करता है। जी इसमें फेस चेंज करता है, फेस चेंज करता है। जी तो अलग अलग एक्सेल काउंटर के साथ है, लेकिन प्रिंसिपल वही है कि किसी में आपका मतलब कहने का मतलब है कि फ्लक्स के ऊपर ही काम करेगा। फ्लक्स को या तो करेगा, फ्लक्स को आपका जो फेस है उसको चेंज करता है। जी पार्ट्स इसके ऊपर सर DFCCIL सर इसके ऊपर IIT कानपुर में स्टडी भी करा रही है इसी चीज पे कुछ चेंजमेंट करने के लिए। अच्छा जी तो मैं बोल रहा था पॉइंट अगर आप मेंटेनेंस करने के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। आपने देखा कि आप लुब्रिकेशन देखेंगे, है ना, लुब्रिकेशन देखेंगे। तो आपके यहाँ जो पॉइंट लगा हुआ है वो थिक वेब है, तो थिक वेब में आपकी स्ट्रेचर बार नहीं है। जी थिक वेब में स्ट्रेचर बार नहीं है। लेकिन जब इंडियन रेलवेज की पॉइंट मशीन देखेंगे, इंडियन रेलवेज में थिक वेब भी लगी हुई है और हाई थ्रस्ट पॉइंट मशीन भी लगी हुई है, IRS हाई थ्रस्ट, जिसका स्ट्रोक 143 mm है, वो भी लगी हुई है। आपके यहाँ तो 143 कहीं नहीं लगा होगा। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों पॉइंट मशीन में डिफरेंस क्या है, उससे फायदा क्या मिलेगा? जब तक आप दोनों पॉइंट मशीन का डिफरेंस नहीं जानेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि डिफरेंस क्या है, फायदा क्या है हमको थिक वेब लगाने का। थिक वेब में एक तो सर फोर्स सबसे जरूरी, तो फोर्स का आ जाता है सर। इसका जो ग्राउंड कनेक्शन भी चेंज किया गया है IR से स्ट्रॉन्गली इसको मेक करने के लिए, सफिशिएंट फोर्स देने के लिए सर। शायद इसमें 440 न्यूटन का फोर्स दिया गया है वेब थिक स्विच में। वेब थिक, हाँ जी 440 न्यूटन इसका में दिया गया है। तो ये शायद रेलवे से थोड़ा ज्यादा है, और ये इसमें SSD भी लगाया हुआ है। स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस। जी SSD ये सब मेरे हिसाब से सर जो ये चेंजमेंट हुआ है ज्यादातर मतलब मेन फोकस फोर्स पर ही है। आप लोगों ने तो इसमें काम किया है ना? जी किया है काम। तो अब मुझे बताइए कि अगर स्विच की जो हाउसिंग है, हाउसिंग प्रॉपर नहीं हो रही है स्टॉक के साथ में, तो उस कंडीशन में आप कैसे उसको हाउसिंग बढ़ाएंगे? हाउसिंग सर पहले तो हम लेवल टेस्ट कराएंगे इसका सिविल के साथ। अगर पैकिंग रिक्वायर्ड है तो पैकिंग कराएंगे। अच्छा, अगर पैकिंग ओके है तो फिर हम SSD से सर जो इसका वो दो मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दो वो होता है SSD में जो लगा होता है ना सर, बोल्ट बड़ा वाला। एक साइड 225 होता है, उसका मतलब 225
जो लंबाई होती है सर, एक एमएस पिन लगा होता है, उस एमएस पिन से हम वहां तक काउंट करते हैं बोल्ट तक। जो 225 होता है उस कंडीशन में JOH 57 होती है। जो JOH होती है सर, हाँ, जंक्शन ऑफ हेड। जी, उसको वो 57 होती है। तो हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हमारा उसका जो रेंज है वो 55 प्लस होना चाहिए और 65 से कम होना चाहिए JOH। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं कि हमारा जो 225 है उसको हम करते हैं और JOH को मतलब दोनों को साथ में पैरेलली टेस्ट करते जाते हैं। और इस कंडीशन में देखते हैं कि जैसे अगर हमें लेफ्ट साइड की हाउसिंग कम है तो हम राइट साइड का जो 225 है, उसका नाम तो मुझे क्या नहीं पता, मैं रीडिंग से ही उसको नाम रखा हूँ, 225 है उसको हम घटाएंगे। और जो इस तरफ का 225 है लेफ्ट साइड का, उसको बढ़ाएंगे। यानी कि हमें अगर लेफ्ट साइड की हाउसिंग बढ़ानी है तो हाँ लेफ्ट जी। साइड हम फोर्स बढ़ाएंगे, अगर राइट साइड की हाउसिंग हमें बढ़ानी है तो हम राइट साइड फोर्स बढ़ाएंगे। ये राइट तब करेंगे सर जब हमारी लेवल जो है प्रॉपर होगा, पैकिंग ओके होगी तब। अगर पैकिंग ही लूज है हमारी तो सबसे पहला काम होगा हमारा पैकिंग कराना, पैकिंग फिर कराना। बाद में हम जी। और बस सर इसके अलावा मतलब हाउसिंग के लिए तो सिविल ही ज्यादातर होता है हमारा, SMT से हाउसिंग का ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। हाँ, नहीं, इसमें जो है SSD जो है मेन हाउसिंग का काम करता है, क्योंकि स्ट्रेचर बार तो लगा नहीं हुआ है। जी 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 बाकी हम इसका जब पॉइंट मशीन के टॉपिक पे आएंगे तो बाकी और डिस्कशन करेंगे। जी सर, जी सर। तो देखिए, पॉइंट क्रॉसिंग जो है इसका क्या क्या नाम है, किस तरह से इसको बोला गया है। तो इसमें स्टॉक रेल और स्विच रेल। स्टॉक रेल किसको बोलते हैं? जो मेन रेल है आपका स्टॉक रेल है। और स्विच रेल क्या है? यानी कि वो स्विच रेल आपका मूवमेंट करेगा। स्विच टंग रेल क्यों बोलते हैं? जैसे टंग, जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का, आदमी का जो टंग है मूवमेंट करता जी है, तो उसी तरह जी से जी इसको स्विच भी हमारा मूवमेंट करता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि टंग रेल या स्विच रेल बोला जाता है। तो जो आपका IRS पॉइंट मशीन जो IR में लगी है और आपकी थिक वेव पॉइंट है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो स्विचेस है उसमें दोनों साथ में मूवमेंट करती है, IRS जो IR में लगी है। और जो आपके पास थिक वेव स्विच है, इसमें क्या है कि स्विचेस इंडिपेंडेंटली मूव करती है ना। जी सर। तो यहाँ पे IR में क्या है कि पहला जो स्ट्रेचर बार है उसको लीडिंग स्ट्रेचर बार बोलते हैं, और उसके पीछे जो स्ट्रेचर बार लगी होती है उसको फॉलोइंग स्ट्रेचर बार बोलते हैं। फॉलोइंग स्ट्रेचर बार में फॉलोइंग 1, स्ट्रेचर बार 1, स्ट्रेचर बार 2, स्ट्रेचर बार 3, ऐसे हो सकता है। और फर्स्ट को लीडिंग स्ट्रेचर बार करते हैं, जो लीड करता है, जो फेसिंग पॉइंट के पास जो बार लगा रहेगा लीडिंग स्ट्रेचर बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपका सिर्फ एक ही लॉकिंग आर्म है और आपका SSD डिवाइस है, यानी कि स्ट्रेचर बार खत्म हो जाती है। तो आपकी जो हाउसिंग है पूरी तरह से SSD के ऊपर निर्भर करती है कि हाउसिंग कैसे देना है। स्टॉक रेल हो गया। चेक रेल, देखिए यहाँ पे डायग्राम में देख रहा होगा, ये देखिए चेक रेल। चेक रेल का क्या काम है? चेक रेल सर, देखिए चेक रेल जब वो टर्न टर्न करती है सर गाड़ी, तो वो मतलब फ्लंज को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए, जिससे डिरेल ना हो ट्रेन, ऐसा कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि जो व्हील की फ्लेंज है, यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉसिंग के पास संभावना है कि जो गेज है, रेल गेज कितना होता है, दो रेल के बीच में आप जो डिस्टेंस मेजर करते हैं कितना रहता है? 1757 स्टॉक टू स्टॉक। स्टॉक टू स्टॉक कितना है? 1757 ऐसा है क्या? प्लस माइनस। जी सर, थोड़ा ज्यादा है यार। 1676। नहीं, वो तो गेज है, वो 1676 गेज है ये सर, स्टॉक टू स्टॉक नहीं है। उतना ही सही है। 17 उतना ही है। 170 50 है, 1750 है, इतना ही के आसपास रहता है। जी, जैसे अभी स्टैंडर्ड में 1757 है स्टैंडर्ड, इसका जो है प्लस माइनस जो भी हो। +-5 है। 1676 तो है, इसका अलग है क्या आप नहीं, लोगों का? 1767 सर अधिक हो जाता है यहाँ पे। जैसे आपने 167 वो 17 क्या सर आपने बताया? मैंने बताया कि जो स्टॉक रेल टू स्टॉक रेल है, इनर पोर्शन से आप जो अगर कैलकुलेट करते हैं तो जी, स्टॉक नहीं, मैं स्लीपर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ सर, ये स्लीपर नंबर 1 की रीडिंग है। स्टॉक टू स्टॉक स्लीपर नंबर 1। नहीं, देखिए
स्लीपर जी स्टॉक टू स्टॉक कहीं भी लेंगे आप, चाहे हाँ वही आएगा वही आएगा। वही आएगा, वही वाला। वो नहीं लेकिन अगर JOH पे लेते हैं तो थोड़ा चेंज हो जाता है सर। नहीं, वहां पे भी आप स्विचरल को आप स्टॉक जी जी स्टॉक स्टॉक कैलकुलेट करेंगे ना। जी जी स्टॉक टू स्टॉक मतलब 1757 आता है कभी कहीं। नहीं नहीं सर गड़बड़ बताया मैंने, 76 आता है, 1776 आता है। 1676 होगा, हाँ 167। नहीं नहीं 167 से ये तो गेज है सर। हाँ तो गेज ही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं गेज से नहीं, मैंने तो स्टॉक टू 16 स्टॉक बताया है, बाहर स्टॉक से टू स्टॉक। जी नहीं, कभी भी मेजरमेंट तो अंदर से किया है तो गेज गेज जो बोला जाता है ना, जैसे आपने भी पढ़ा होगा। गेज तो सर वो टंग टू स्टॉक करते हैं ना सर, हमारा जिस पे ट्रेन का पहिया चलता है वो तो हमारा 1676 होता है। हाँ 1676 ही रहेगा, 1676। हाँ और 1676 मैं स्टॉक टू स्टॉक बता रहा हूँ, ये 1757 होता है। 1745 है, 1745। वो अलग आपका फिर EDF से हो सकता है चेंज हो। इसका कुछ है आपके पास, अगर मटेरियल होगा तो बताइएगा जिसमें हाँ कुछ सेटअप। मटेरियल है मेरे पास, मटेरियल है सर, इसका पॉइंट एंड क्रॉसिंग का पूरा बुक है मेरे पास। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा जी ग्रुप में मैं शेयर कीजिएगा, हमें भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हार्ड कॉपी है उसका, फोटो खींच के मैं 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा सर। ठीक ठीक ठीक। जब 10:30 से मेरा क्लास दूसरे पीरियड में लगा हुआ है, यहाँ पे आपको भूपेंद्र सर आएंगे। टाइम टेबल में क्या लिखा हुआ है देखिए एक बार, जी टाइम टेबल में क्या है। 10। भूपेंद्र सर का क्लास होगा 10:40 से 11:40 से। 10:40 से 11:40 है ना। एक मिनट। टाइम टेबल कहाँ चला गया, बहुत पीछे चला गया क्या। 10:40 से 11:40, फिर 11:45 से 12:45, 13:45 से 14:45, मतलब 3 पीरियड भूपेंद्र सर का है, 2 पीरियड मूलचंद सर का है। तो जो क्लास सर ले रहे हैं समझ में आ रहा है ना। जो क्लास सर ने लिया था, भूपेंद्र सर और मूलचंद सर ने, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। बढ़िया बढ़िया आ रहा है सर। ठीक ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास उनका ज्वाइन कीजिएगा, फिर मेरा पीरियड दूसरे क्लास में है, मैं उसमें ज्वाइन करूंगा। और कल सुबह फिर से मॉर्निंग में मेरा ही पीरियड है आप लोगों के पास, फर्स्ट पीरियड। जी जी सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ जी। ये सर बोल रहे थे कि 1 फरवरी से अगर कोविड की गाइडलाइन हटती हैं तो हम लोग को ऑफलाइन भी बुलाया जा सकता है, क्या पॉसिबल है सर? नहीं, शायद ऑफलाइन नहीं आएगा आप लोगों का अभी। नहीं आएगा? नहीं, ऑफलाइन नहीं आएगा। जी जी ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग आप ज्वाइन कीजिएगा इनके साथ में, भूपेंद्र सर के साथ में, है ना। उन्होंने कुछ लिंक भेजा है क्या ग्रुप में, बात कर लेता हूँ, अभी तो नहीं है लिंक सर। मैं बात कर लेता हूँ। हेलो, हाँ सर नमस्कार। सर नेक्स्ट पीरियड आपका है ना इसमें, तो उसका लिंक भेज दिए क्या। ठीक ठीक सर। तो आपको जिसमें सुविधा लगे उसका लिंक भेज दीजिए। अगर आपको अगर वेबएक्स में सुविधा है तो वेबएक्स का लिंक भेज दीजिए जिस। ठीक ठीक ठीक, ओके सर। ठीक, हाँ हाँ, जी सर। हाँ हाँ, तो मैं उन लोग को बोल देता हूँ 10:45 से जोड़ने के लिए, है ना। ठीक ठीक ठीक, ओके सर।
हेलो। जी सर। हाँ सर। सर, यस सर अभी थोड़ी देर में लिंक भेजेंगे, शायद वेबएक्स का लिंक भेजेंगे, तो उसी से जुड़ जाइएगा आप लोग। तो कुछ जगह होता है क्या ओके कि सर। ये नया सिस्टम जो है इसमें लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। ओके सर। ठीक है फिर कल मिलते हैं फिर सुबह। ठीक है, ओके, ओके, थैंक थैंक यू। ओके सर, यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो, सब छोड़ के भाग गए क्या? नहीं भागे हैं। हेलो। बोलिए संजय जी। और कौन कौन है, सब कोई चले गए क्या? हाँ शायद चले गए सब। आशीष जी खुद बोल रहे हैं कि छोड़ के चले गए और खुद ही चले गए, बताइए कैसे चलेगा? नेक्स्ट और क्या है, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा। टाइम हाँ तो 10 कीजिए मिनट कीजिए है ना, कीजिए 40 पे स्टार्ट हो कीजिए जाएगा। कीजिए। ओके। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए। You are currently the only person in this conference.